हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, हमारा जो है रे ऑप्टिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था। अब अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वापस से मुझे उसमें मैं डीएम करना, वो कमेंट करिएगा। मैं आपको क्या बोलते हैं उसमें उससे रिलेटेड मैं दोबारा समझा दूंगी। उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वाले भी नोट्स आपको डालूंगी। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? देखो, वेव ऑप्टिक्स में हम जब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेव फ्रंट से। वेव फ्रंट क्या होती है? वेव फ्रंट होती है कि जैसे कि ए वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट होती है पॉइंट, यहाँ पे बोल रहा है वेवलेट्स हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, मतलब जिसका फेज ऑफ ऑसिलेशन एक सेम फेज में जाता ऑसिलेट करता है तो उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। समझ गया? चलिए देखो, यहाँ पे लिखा हुआ वेवलेट्स, मैंने यहाँ रेड से आपको एक वेवलेट्स लिखा हुआ। वेवलेट्स क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट की प्रोपगेशन से जो एक मतलब लाइट एक पॉइंट होती है जो डिस्टर्बेंस की, जो लाइट जैसे प्रोपगेट करता रहता है उसके थ्रू जो एक लाइन बनती है, एक पॉइंट बनती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? वेवलेट्स। ठीक है, ये एक्ट करता है एज ए सेकेंडरी सोर्स। जैसे कि हम जो फर्स्ट वाला फंक्शन करेंगे उसके बाद जो बनेगा तो उसका ये सेकेंडरी सोर्स के जैसे फंक्शन करेगा। ठीक है, चलिए अब एक लाइन परपेंडिकुलर टू ए वेव फ्रंट इज कॉल्ड रेज। जैसे कि यहाँ इसी में देखो, मैं इसमें आपको तीनों समझा रही हूँ। एक पॉइंट सोर्स है, मैंने पहले याद रख लीजिए, एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है? स्फेरिकल। मतलब एक पॉइंट सोर्स है, इसके चारों तरफ कैसा बनेगा वेव फ्रंट? ऐसे ऐसे देखो, तो ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा इसके चारों तरफ। समझ गया? अब देखो यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर ये जो लाइंस दिख रही है आपको, ये रेज है, और ये जो आपको ये ऐसे 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 आपको जो दिख रहा है तो ये हमारी वेव फ्रंट है। और ये देखो, ये जो एक पार्टिकल है तो ये वेवलेट्स है। देखो मैंने बोला था कि एक पॉइंट, वेवलेट्स का मतलब एक पॉइंट है ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट की प्रोपगेशन तो एक पॉइंट, यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट, ये तीन पॉइंट, ऐसे ही ऐसे हर पॉइंट को जोड़ते हुए ये लाइन जो बन रही है तो उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। और एक पॉइंट को जो बोलते हैं तो उसको हम वेवलेट्स बोल रहे हैं। ठीक है, समझ गया? यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे है लाइन सोर्स। लाइन सोर्स के लिए क्या है? एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है। ठीक है, तो ये आप सीधे याद रखिए, जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट होती है और लाइन सोर्स के लिए हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होती है। इसको बना के भी मैंने दिखा दिया कि देखो एक लाइन है, मैंने इसको थोड़ा मोटा दिखाया लाइन, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये लाइन है, लाइन के बाद चारों तरफ देखो एक वेव फ्रंट बनती है, तो वही वेव फ्रंट है। तो ये जो पूरा का पूरा सिलेंडर फॉर्म में बन रहा है तो इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब देखो, अब है ये न्यू सोर्स। ये है जो क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन सोर्स इज एट इन्फिनिटी। इमेजिन करो कि ये बोला जा रहा है कि सोर्स आपका क्या है, अब यहाँ पे इन्फिनिटी से जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी के जैसे कि है ना, हमारी जो लाइट आती है, ठीक है, जो रेज आती है सनलाइट से, तो वो सब सोर्स है, तो उस पर इन्फिनिटी, तो इस इन्फिनिटी में जब सोर्स होता है तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनता है? प्लेन सीट जैसा बनेगा। देखो ये एक है, ये जो आपको आई होप दिख रहा होगा, ये वाली जो लाइन है और ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है, ये तीनों लाइन है, ये तीनों लाइन जा रही है, तो इसकी जो स्ट्रेट जो इससे बनेगी जो, तो इसका वेव फ्रंट जो बनेगा हमारा वो प्लेन वेव फ्रंट है, जो प्लेन के जैसे एक नॉर्मल सा प्लेन जैसा, जैसे ये हो गया ना मेरा हाथ ऐसा, तो ये ऐसा प्लेन जैसा वेव फ्रंट होगा। जैसे कि देखो एक एग्जांपल के लिए ले लो कि जैसे महाभारत और रामायण हुआ था तो उसमें जैसे दिखाता नहीं था कि एक साथ चार चार तीर, तीन तीन तीर साथ में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे है एक साथ चार चार तीन तीन तीर जो आपको स्ट्रेट लाइन में दिखा रहा है, तो ऐसे ही सीधे नॉर्मल से तीर, उसके अंदर आप एक प्लेन सीट घुसा दो तो वैसा ही एक वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, वेव फ्रंट कंप्लीट हो गई हमारी। अब हमें पढ़नी है हाइजेंस प्रिंसिपल, मींस हाइजीन कंस्ट्रक्शन और हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। जो सेकेंडरी वेवलेट्स से जो हाइजीन प्रिंसिपल होती है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे क्या मैंने किया है, ये एक सोर्स है हमारा। ठीक है, एक हमारा सोर्स है और सोर्स के साथ ये जो है कि ये एक आपको जैसे कि ये हमारी सोर्स है, ये वेवलेट्स है, जीरो जीरो जो डॉट डॉट मैंने बनाई है एक वेवलेट्स है। ये सारे वेवलेट्स को साथ में बनाने पे साथ में जो बनेगा तो उसके लिए क्या बनेगा? ये वेव फ्रंट बन जाती है सारे, तो न्यू वेव फ्रंट बन गई। ये वेवलेट्स एक एक जोड़ के दी एक न्यू वेव फ्रंट बन गई। ये स्फेरिकल है, देखो जैसे कि यहाँ पे सोर्स हुआ तो ये जो ऐसे कर्व बन रहा है पूरा, अगर हमने सर्कल कर दिया तो ये पूरा स्फेरिकल हो जाएगा, तो वैसा ही है। ये हो गया न्यू वेव फ्रंट। अब इसी का जो हम स्फेरिकल फॉर्म का हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारी एकदम प्लेन फॉर्म में दिखेगी। ठीक है, न्यू वेव फ्रंट इसकी बनेगी वो प्लेन फॉर्म में दिखेगी। ठीक है, तो इसका दो है, एक ऐसे आप मतलब प्लेन में लिख सकते हो कि आप, मैं लैंग्वेज में लिखवा दूं तो देखो लिख भी सकते हो आप कि जैसे कि ईच पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ईच पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट में जो होता है, ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज
फ्रेश सोर्स, एक नया सा फ्रेश सोर्स जैसा हो गया, ठीक है। फ्रेश सोर्स, देखो मैं अभी समझा रही हूँ, ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, ऑफ लाइट। देखो क्या कह रहा है कि ईच पॉइंट, जितने भी पॉइंट है वेव फ्रंट में, ये देखो वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है वो एक्ट करेगा एक नया सा फ्रेश सोर्स, जैसे कि मैं एक नया सोर्स के जैसे एक्ट करेगा, क्योंकि एक ईच वेवलेट्स हो गई, ईच वेवलेट से पूरा का जोड़ दिए तो ये हम फिर से एक पूरा वेव फ्रंट बना दिया। फिर ये आगे बढ़ाओगी तो ये वाला सोर्स के, ये आगे वाला जो वेव फ्रंट बनेगा तो ये हमारा सोर्स के जैसे बिहेव करेगा। तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि ईच पॉइंट है ऑन वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट है वो एक्ट करता है एक नया सा फ्रेश सोर्स के जैसा एक्ट करता है, ठीक है, फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट, ठीक है। और दूसरा न्यू जो वेव फ्रंट बनेगी, नंबर 2 पे है न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम पे एक न्यू वेव फ्रंट बनेगी जो लेटर इज obtained by taking the forward envelope of all the secondary wavelets at that time। देखिए क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कि ईच वेव फ्रंट, जितने भी जो आपका ऑब्टेन हुआ, जो सारे के सारे न्यू वेव फ्रंट जो ऑब्टेन हुई थी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में, जो उसके बाद जो पहला वाला वेव फ्रंट बन गया उसके बाद तो वो ऑब्टेन होगा, तो वो बनेगा एक फॉरवर्ड इन्वेलप, मतलब आगे वाला इन्वेलप। जैसे देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि मैंने पीछे वाले चैप्टर में बताया है, पीछे वाले में देखो ये वाला जो है, तो इस वाले में जो इस वाले के लिए एक नया वेव फ्रंट बना, और फिर जैसे भी मैंने बताया कि आगे वाला जो वेव फ्रंट बनेगा लेटर वाला, तो उसके लिए वेवलेट्स जैसी वर्क करेगी, तो वही बोल रहा है कि फॉरवर्ड मतलब आगे की जैसे बनेगा तो वेव फ्रंट वर्क करेगी, तो वो वेव फ्रंट वर्क करेगी ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट। तो उसके लिए जो हमारे पहली वाली प्राइमरी वेवलेट्स बनी और उसके बाद जो बनेगी वो सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगी, तो वैसे वैसे फिर टर्शियरी वेवलेट्स बनेगी, तो वही बता रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए देखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, देखो जिसको मैंने दिया लिखा है, आप पढ़ सकते हो कि वाई बैकग्राउंड वेव फ्रंट इज रिजेक्टेड। बोला जा रहा है कि जैसे आप फ्रंट साइड तो बना दिए, फ्रंट साइड के साथ आप पीछे बैकवर्ड जो है, पीछे जाने के लिए बैकवर्ड जो है रिजेक्ट क्यों हो जाता है, मतलब बैकवर्ड आपका वेव फ्रंट क्यों नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि रीज़न दिया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवलेट सेकेंडरी वेव जो, जैसे कि अब मैंने फ्रंट बनाने के बाद आप नेक्स्ट बनाएंगे तभी तो बैकवर्ड का बात होगा, हाँ। तो फ्रंट साइड बनाया, फ्रंट साइड बनाने के बाद आप एक सेकेंडरी वेवलेट्स, प्राइमरी वेवलेट्स बन गए, उसके बाद सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए, तो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने ये हमारी प्राइमरी वेवलेट्स हो गई, ये कोई यहाँ पे पॉइंट है तो उसके यहाँ पे हमारी प्राइमरी वेवलेट्स हो गई। तब अब हम सेकेंड बात करेंगे तो हम किसका बात करेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स का, ठीक है, जैसे होता है। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो बोल रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स, इस सेकेंडरी वेवलेट्स का जो एम्पलीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होता है टू 1/2 × 1 + cos थीटा के, ठीक है। ये फॉर्मूला के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा, ध्यान से देखिए। तो अगर ऑब्वियसली अगर आपने फ्रंट साइड आगे बढ़ गए तो वो एंगल जा रही है, लेकिन अब वापस से पीछे आएंगे, आगे बढ़ रहा है मतलब इसका रेज भी आगे बढ़ रहा है और उसके साथ साथ आपका वेव फ्रंट का भी आगे बढ़ रहा है, मतलब दोनों के बीच में थीटा कितनी है, हाँ, आप इस दोनों के बीच में लोगे तो थीटा अप्रॉक्स आपकी आएगी 0 डिग्री। लेकिन अब जब पीछे जाओगे तो आपका एंगल कितना बन जाएगा थीटा, तो वो बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री थीटा बन जाएगा। तो 180 डिग्री को इस पर डालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, मतलब ये हो जाता है हमारा 180 इज इक्वल टू 0 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू होता है cos 180 इज इक्वल टू होता है -1, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए cos 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है -1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका 0। तो इसीलिए हमारा क्या कहते हैं, बैकवर्ड होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझ गया? यहाँ तक आपको आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम पढ़ते हैं जो हमारा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए
प्लेन सरफेस ऑन हाइजीन प्रिंसिपल, मतलब हाइजीन प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने सब ड्रॉ कर रखा है कि एक रेयर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, एक रेयर मीडियम से आपकी जो क्या एक रेयर मीडियम का म्यू होगा अपना, दोनों का जब दोनों मीडियम अलग होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे म्यू है, सी का मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, दोनों में सेम होगी, म्यू1 म्यू2। यहाँ तक समझ गया। ये है यहाँ पे से एक इंसिडेंट, ये इंसिडेंट लाइट पड़ी और ये नॉर्मल है, तो दोनों के बीच इंसिडेंट रेज और उसके नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सक्यूज मी, यहाँ देखो इंसिडेंट रेज बन गया। इंसिडेंट रेज के बाद ये क्या नॉर्मल के बीच में रे बनी तो हो गई, और फिर यहाँ से एक लाइन बनेगी तो वो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो लाइन बनेगी तो उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो वैसा ही इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, फिर हमने इसको ज्वाइन करा तो ये जो अपोजिट एंगल से हमने इसको एंगल इक्वल कर दिया, और इस अपोजिट एंगल ये वाली आर है। हाँ, वैसे वैसे सब हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू हमने लिया है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये तो एंगल इंसिडेंट रे है ना, ये वाली लाइन रेड वाली मैंने इंसिडेंट रे बनाई। अब ये वाली जो दिख रहा है आपको, ये दिख रही है, तो ए और बी के बीच में, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, अब दूसरा जो है सी डी, ये आपको दिख रही है सी एंड डी, ये हमारा है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, हाँ, और इसके बाद एक्स वाई आपको दिख रहा होगा। हाँ, एक्स वाई, जो एक्स ये पूरा का पूरा ए एक्स और ए वाई दोनों का लेयरिंग है, वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसी सरफेस के एक साइड में क्या है आपका इंसिडेंट रे और एक साइड में रिफ्रैक्टेड है। दिख रहा है आपको, इसमें एक प्लेन लगा दो ऐसे और कंटेनर ढक दो, तो ये ऊपर साइड एक अंदर का साइड ऐसा बन जाएगा। हाँ, चलिए समझ आ गया यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पे है B1, यहाँ पे दिखा हुआ है कि BC1 साइड दिखा हुआ है। चलो इसको मैंने थोड़ा जूम को कम कर दिया ताकि आपको मुझे सब दिखाना है। देखो आप लिखा हुआ है BC इज इक्वल टू V1T। BC क्या है सो भी देख लो, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है BC, ये जो रेज है, ये रेज, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी आज का है V1, इसकी वेलोसिटी हमने ली V1, और नीचे वाले रिफ्रैक्टर वाली की हमने ली V2, तो V1 इंटू टी, BC इज इक्वल टू V1 इंटू 2। ऐसे ही सेम AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा V1 इंटू टी। ठीक है, समझ गए। अब दो ट्रायंगल बन रहा है, आप ये भी देख सकते हो। ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल ABC, देखो इस ट्रायंगल के बीच में देखो, तो इस ट्रायंगल के बीच में आप इक्वेशन लगा सकते हो। नॉर्मल सा इक्वेशन है ये जो है ना, ये सब मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग हमने किया है। एंगल ABC, तो एंगल ABC के एंगल देखो, एंगल AB, हाँ एंगल देखो, एंगल ABC के एंगल साइन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, साइन I इज इक्वल टू होगा BC बाई AC, होगा ना। साइन I इज इक्वल टू BC बाई AC कैसे होगा, आप खुद ही सोचो। साइन I इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये जहाँ जो एंगल है, ये जो एंगल उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो साइन I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब BC बाय AC, समझ गया। हाँ, अब ट्रायंगल ADC में देखिए, ट्रायंगल ADC, तो साइन R इज इक्वल टू क्या होगा, साइन R इज इक्वल टू यहाँ पे AD बाई BC, समझ गए। तो यही सब मैंने यहाँ पे लिखा है। जो ये दोनों पेज एक साथ नहीं हो रहा था, इसी की वजह से मैंने उसको पहले समझा दिया। देखो हो गया, ये पहले मैंने बताया BC बाई AC साइन I और AD बाई AC साइन R, यहाँ तक समझ गए। तब चलो अब यहाँ से नीचे इसी का फॉर्म है, पीछे का जाना नहीं। इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन को लेना है, तो BC बाई AC BC, अब इस दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद इसको साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू BC, AC कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC बाई AD, समझ गए। तो ये हो जाएगा साइन I बाई साइन R, साइन I बाई साइन R की जगह पे BC की जगह पे आप क्या डाल सकते हो, V1 बाई V2। BC की जगह पे आप V1 इंटू टी डाल सकते हो। अब AD की जगह पे V2 इंटू टी कैंसिल हो जाएगी। सो हमारा आ गया साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू V1 बाई V2। यहाँ तक समझ गया। चलिए अब वी नो, हम जानते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा साइन, ये आपको पता है ना कि इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हो जाएगा साइन I बाई साइन R की जगह पे म्यू2 बाई म्यू1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि है साइन I मतलब ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये यहाँ पे है साइन I, तो म्यू2 बाई म्यू1 था जहाँ पे इंसिडेंट था, लेकिन उल्टा कर दिए। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। ठीक है, तो इसका हमारा आ गया V1 बाई V2 इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। यहाँ तक समझ आ गया।
चलिए अब है एक क्वेश्चन भी देखिए, लिखा हुआ है फाइंड, यहाँ पे लिखा क्या, फाइंड डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टेड बीम। इसमें रिफ्रैक्टेड बीम का डायग्राम निकालने बोल रहा है। पहले सबसे पहले देख लो ये फिगर है, उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो क्या है कि एक बीम है जो पड़ा है, μ1 है μ2 है, रिफ्रैक्शन बीम अलग अलग। अब उसके बाद क्या है, ये जैसे सेम हमने वो देखा वैसे देखना है। ए L1 एक L है, ये L डैश है, ठीक है, ABDC, समझ गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो अब है सेम, बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC। अब वो सही सेम करेंगे जैसे हमने उसको किया है वैसे ही हमने इसे भी करना है। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखिए क्या है, ट्रायंगल ABC, आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, और नीचे वाला यहाँ पे हमारा ADC, ठीक है, समझ गया। दो ट्रायंगल है तो वही है, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल। तो ABC में AB बाई AC इज इक्वल टू कॉस आई। अब देखो कैसे कॉस आई हुआ, AB बाई AC इज इक्वल टू कॉस आई, बिकॉज ये वाला जो है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसी की वजह से ये कॉस, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस मतलब इंसिडेंट एंगल, दूसरे पेन से मैं कर रही हूँ, हाँ, बेस बाय कौन हो गया, तो ये समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस आई है। सेम AD बाई AC इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस R हो जाएगा, ठीक है। कॉस क्यों ले रहा है, क्योंकि हमारा हाइपोटेनस के साथ हमारा एंगल जुड़ रहा है, समझ गए। चलिए हाँ, यहीं पे मैंने यही दोनों लिखा है, ठीक है। AB बाई AC इज इक्वल टू कॉस आई, और या CD या DC बाई AC इज इक्वल टू कॉस R, ठीक है, सेम है। अब सेम वैसे ही करेंगे कि AB बाई DC इज इक्वल टू कॉस आई बाई कॉस R। अब AB बाई DC इज इक्वल टू, देखो हमने निकाला था कि L और L डैश दिया हुआ है वैल्यू, वहाँ पे हमारे पास L और L डैश नहीं था। यहाँ पे देखिए AB इज इक्वल टू L मान लिया हमने, CD DC इज इक्वल टू L डैश मान लिया, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमारे पास, इस वाले में हमारे पास इस वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं था, इसको इसलिए हमने इसको V के टर्म में लिखा था। इस वाले में हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, सो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे, समझ गए। चलिए तो अब हो गया AB बाई DC इज इक्वल टू कॉस आई बाई कॉस आर। तो L और AD उसके बाद क्या है, ये DC इज इक्वल टू L डैश इज इक्वल टू कॉस आई बाई कॉस आर। अब इसी में से आपको कोई एक निकालने को बोला जाएगा, या फिर L निकालने को बोला जाएगा, L डैश, बेसिकली L डैश निकालने को बोला जाएगा। तो L डैश इज इक्वल टू कॉस R बाई कॉस आई, समझ गया। चलिए देखिए अब हमारे बेसिकली प्लेन वेव फ्रंट के बारे में पढ़ना है। देखो तो क्या लिखा हुआ, बिहेवियर ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट। जो एक प्लेन वेव फ्रंट होती है इन एक अलग अलग सभी केसेस में, जैसे कि पहले प्लेन मिरर को हमने क्या किया, प्लेन मिरर का वेव फ्रंट बनाया हमने कनकेव मिरर में, फिर कन्वेक्स मिरर में, कि कन्वेक्स लेंस में, फिर कनकेव लेंस में। तो उसका कैसा बिहेवियर होता है सो देखना है। जैसे बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास कनकेव मिरर है, हाँ ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के पास ये हमारा नॉर्मल हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, इसका प्लेन वेव फ्रंट, तो इसका आंसर भी हमारा प्लेन वेव फ्रंट में बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये है CD, ठीक है, ऐसा ही है। अब कॉन्वेक्स है, देखिए कॉन्वेक्स है कैसे, कौन सा पोजीशन कौन सा जगह पे बनेगा वो उसको देखना है। देखो अब इसमें है, ये आपका था देख रहे हैं, देखो ये आपका कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो AB बना, AB का यहाँ पे बनेगा, ऐसा ही चलेगा, ठीक है। अब है प्लेन वेव फ्रंट है, ये कनकेव, ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो इसका इसी साइड बन गया। ऐसे ही हमारा कनकेव लेंस है ये, तो कनकेव लेंस का जो प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर, तो बेसिकली इसका पोजीशन जो बन जाएगा, देख, ठीक है। तो इसका बेसिकली इसका ये वाला जो है AB है, तो इसका ये CD वाला बन गया। तो ऐसे ही समझ गए यहाँ तक, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट NCERT में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा दिया हुआ है, इसके लिए मैंने इसको पढ़ा दिया, ठीक है। हम लोग बेसिकली यहाँ पे NCERT का नोट्स पढ़ रहे हैं जो हमारा एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलो देखो अब एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन बाय हाइजीन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। बोला जा रहा है कि मैं एक दो क्वेश्चन भी करा देती हूँ जो न्यूमेरिकल टर्म्स में ना हो, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा फेनोमेना है, चार ऑप्शन दिया है, उसमें से क्या बोलते हैं हाइजीन प्रिंसिपल के बेसिस पे हाइजीन की वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन में हेल्प नहीं करता है। तो क्या हम रिफ्रैक्शन बढ़ते हैं,
हाइजीन प्रिंसिपल के थ्रू, फेनोमेना के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन भी पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज आपके कहाँ से आ गई? आप बेसिकली अगर आपको नहीं भी आता है ना और थोड़ा बहुत नॉलेज लगा के भी आप यूज़ कर लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज आप ही सोचो, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है हमारा, ये इसमें कहाँ से आ जाएगा? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज तो हम बायो में पढ़ते हैं, तो समझ सकते हो ना। चलिए याद हो गई। चलो अब आगे देखते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है इसको देखना है। Coherent source of light are those source of light which emit light wave of same wavelength। देखो ये वाला याद करिएगा कि इसका वेवलेंथ सेम होता है, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज, इसके सारे के सारे चीज सेम होता है, एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। समझ गए? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होती है तो वो सोर्स ऑफ लाइट होती है, वो दोज होती हैं जिसमें आपका जो लाइट इमिट करोगे, जितने भी लाइट इमिट्स होते हैं तो जो आपका उसका क्या है, वेवलेंथ भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसीज भी दोनों की सेम होंगी, उसके बाद क्या है, फेज डिफरेंस भी सेम होगा, फेज डिफरेंस, और हैविंग ये फेज डिफरेंस क्या होता है, सेम फेज होंगे लेकिन फेज डिफरेंस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। मतलब इसका दोनों के बीच में आप निकालोगे तो दोनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस दोनों का कांस्टेंट होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन फेज सेम होगी लेकिन फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगी। फेज में और फेज डिफरेंस में आपको फर्क पता चलता है ना कि डेल फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस और सीधे फाई इज इक्वल टू फेज, ठीक है। तो ये फेज जो सेम होगी लेकिन फेज डिफरेंस दोनों को निकालने के बाद जो आएगा, मान लो कि दोनों को निकालने के बाद कोई भी एंगल आई, 30 आई, 40 आई, 45 आई, जो भी एंगल आई तो वो दोनों कांस्टेंट होंगे, मतलब इसमें होगी तो उसमें भी सारे की जगह सेम होगा, ठीक है। चलो, कोहेरेंट सोर्स कैन बी प्रोड्यूस बाय टू मेथड। मतलब कोहेरेंट सोर्स बनाने का प्रोसेस क्या है, मतलब इसको कैसे कैसे बना सकते हैं। बेसिकली दो मेथड है, ठीक है। देखो, नंबर 1 बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को डिवीजन, मतलब वेव फ्रंट को हम डिवाइड कर देंगे तो उससे बनेगा। जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे आगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेते हैं, उसमें भी क्या करते हैं कि दोनों के बीच में दोनों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डालते हैं कि यहाँ पे डालते हैं तो बीच में एक ये होल बनता है, फिर यहाँ पे डालते हैं तो ये होल बनता है, डिवीजन कर देते हैं वेव फ्रंट का, ठीक है। अब दूसरा है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। दूसरे क्या करते हैं, हम एम्पलीट्यूड का भी डिवीजन करते हैं। पहला डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, दूसरा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, समझ गया। चलिए अब देखो, अब हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ वेव का इंटरफेरेंस कैसे कैसे बनता है। देखो ये क्या है, द फेनोमेना ऑफ वन वेव इंटरफेयरिंग विथ अनदर वेव। बोल रहा है इंटरफेरेंस, मतलब नॉर्मली आप इंटरफेरेंस का मतलब भी समझते हो कि एक इसमें रिलेशन दो के बीच में होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि एक वेव है जो दूसरे वेव के ऊपर इंटरफेयर करता है और जिसकी वजह से रिजल्ट होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अब दो, एक है पहले से थी, उसके ऊपर दूसरी वेव बनी तो उसके बाद एक तीसरी रिजल्टेंट वेव आएगी ना, तो पहले वाली एनर्जी, दूसरे वाली एनर्जी, अब तीसरा वाला एनर्जी उसके कुछ अलग होगा, या फिर ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है, डिपेंड करता है ना। समझ गए क्या मैं बोल रही हूँ। सो हाँ चलिए, इन द स्पेस अराउंड द टू सोर्स। अब हमने दो सोर्स, कभी भी कंपेयर हो या इंटरफेयर हो, इसमें लिया दो सोर्स के बीच में इंटरफेयर दिखा रहा है, और ठीक है। और उसको डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव। वही है जो दोनों के बीच में फेनोमेना चेंज हुई, इसके बाद जो आगे या फिर उसका फेज जो रिजल्टेंट का इंटरफेरेंस है जो ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या लेते हो, ठीक है, समझ गए। चलिए अब है डेल एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स। फाई इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, और डेल एक्स क्या होता है। फाई हम किसको बोलते हैं, फेज डिफरेंस, ठीक है। डेल एक्स इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, ठीक है। तो याद रख लो, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू तो आपको पता है ये वेवलेंथ 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स, ठीक है। चलिए अब है ए इज इक्वल टू होता है हमारा A1 अंडर रूट ए इज इक्वल टू, यहाँ से होगा, ये मैंने थोड़ा ये कर दिया, ये है, ठीक है। चलिए ये नहीं है, ए इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, ए मीन्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। ए मीन्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये रिजल्टेंट का है, जैसे रिजल्टेंट निकालते हैं ना वैसे ही बेसिकली, ठीक है। और देखो यहाँ पे होता है कि एम्पलीट्यूड हो गया आई, इसका इंटरफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ए का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, और आई इसको ओमेगा स्क्वायर भी लेते हैं, ठीक है। अब देखो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 सेम प्लस 2I I1 I2 cos फाई, वही रिजल्टेंट निकालते हैं जैसा वैसा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मेरा A1 और A2 इक्वल हो जाए तब क्या होगा, और I1 I2 इक्वल हो जाए तब क्या होगा, एक केस दो दिया हुआ है, जैसे ए इक्वल हो जाए, A1 A2 दोनों इक्वल हो जाए तो A नोट मान लिया हमने, तो ये हो जाएगा, तब इसका रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा A इज इक्वल टू 2A cos 5/2। और अगर I1 I2 इक्वल हो जाए तो हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2। समझ गए? चलिए यहाँ तक समझ आ गया। ये दोनों फॉर्म है जो अगर दोनों का रिलेशन होगा, दोनों एम्पलीट्यूड और दोनों इंटरफेरेंस हमारा इक्वल हो गई उस केस में, ठीक है। स्टार मार्क लगा लीजिए, पूछ देता है आपको, तो ये सब है ना थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग नहीं, मतलब टाइम को बचाने के लिए ये सब डायरेक्ट पूछ देता है। तब वहाँ पे अगर आपको ये वाला डायरेक्ट नहीं पता होगा, ये एक ए इज इक्वल टू 2A cos 5/2 या आई इज इक्वल टू 4I0 उसके बाद cos स्क्वायर 5/2, तो आप फिर वहाँ पे सॉल्व करोगे कि दिया होगा दो इक्वेशन के फॉर्म में कि मान लो कि दोनों एम्पलीट्यूड आपके सही है, इक्वल है, तो इक्वल है तो उसके बाद आप क्या रिजल्टेंट निकालने, तो फिर आप वहाँ पे इस फॉर्म में डालोगे कि A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस 2A1 स्क्वायर cos 5, तो ये सब फॉर्म निकाल के फिर आंसर निकालोगे। अगर याद रहेगा तो सीधे झटाक से ये लिख दोगे, टाइम बच जाएगा। समझ गए? चलिए देखो सही चले। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस का, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दोनों ऐड हो, मीन्स होता है हमने लिया तो दो एम्पलीट्यूड, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया कि एम्पलीट्यूड 1 है 2 है और फिर दोनों का सम A1 प्लस A2, दोनों का सम वाला मतलब कंस्ट्रक्ट मतलब आपस में जुड़ रहा है, तो ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ठीक है। बेसिकली इसका डेल फाई मतलब फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2πn ले सकते हैं, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू 0, मतलब ये इंटीजर होगा, n इज इक्वल टू इंटीजर है, इंटीजर हमारा 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। चलो अब इसका है I इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने सेम लिया, यहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A0, ठीक है। ए मैक्सिमम होगा, जो कंस्ट्रक्टिव होता है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकलती है, और आई मैक्सिमम इंटरफेरेंस भी मैक्सिमम होता है। ये दोनों लाइन याद रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम दिखाएगा। तो मैक्सिमम होता है 2A0, बिकॉज आगे वाला जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूला पे सीधे डाल दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम के लिए हमारा 2A0 और मिनिमम के लिए 4I0। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगी, क्या होता है, ये 2πn है, इस n के जगह पे आप सीधे वैल्यू डालोगे तो निकल जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव A इज इक्वल टू A1 माइनस A2, तो माइनस में आ रहा है तो ये मिनिमम होगी सबसे कम, आई मिनिमम सेम होगा, बस माइनस का साइन लग जाएगा, I1 I2 ये भी सेम, A मिनिमम 0 आई मिनिमम 0, समझ गए। A1 माइनस A2, यहाँ पे फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π प्लस 2n प्लस 1 लेमडा, 2n प्लस 1 पाई है, 2n प्लस 1 पाई, और लेमडा के फॉर्म में है तो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। समझ गए? चलिए अब है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लो, एक दो क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो पहला नंबर वन क्वेश्चन में बोल रहा है इंटरफेरेंस इज पॉसिबल, इंटरफेरेंस है जो पॉसिबल होता है इन केस वेवलेंथ लाइट वेव में, साउंड वेव में, और बोथ लाइट एंड साउंड वेव। इंटरफेरेंस दोनों में होता है, क्योंकि जिसमें आपका क्या दोनों दो के बीच में रिलेशन बताने को मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनेगी, इंटरफेरेंस उसमें बनेगी, तो लाइट में भी बनती है और साउंड में भी बनती है, तो ये दोनों आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। समझ गया? अब देखो दो क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 वेव आर गिवन, इंटेंसिटी मतलब आई का वैल्यू हमें रेशियो दिया हुआ है, मीन्स I1 प्लस I2 इज इक्वल टू हमें दी हुई है 4:1, ठीक है। I1 बाई I2 इज इक्वल टू हमें I1 बाय I2 इसी तरीके से आता है। इस वाला ये वाला जो इंटरफेरेंस वाला क्वेश्चन है वो रिलेशन में ही आता है, रेशियो में ही आता है। इंटरफेरेंस दिया होगा तो एम्पलीट्यूड निकालने पड़ेगा, एम्पलीट्यूड दी होगी तो इंटरफेरेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये 4H2 1 के फॉर्म में दिया हुआ है। देन आपका एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकाल रहा है, तो I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, ये मैंने बताया ना पहले, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू A1 बाई I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो A1 बाई A2 निकालना है तो अंडर रूट कर दीजिए, तो 4/1 इज इक्वल टू 2H2 1। समझ गए? चलिए इसी तरह सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे, यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है इसमें ज़्यादा मल्टीपल सोर्स नहीं होंगे, एक ही फेज पर सोर्स वो लाइट होगा, ठीक है। लाइट होती है, वेवलेंथ होती है, जिसमें जिसका वेवलेंथ दिया है लैम्डा, पाथ डिफरेंस है निकालना है हमें, द पाथ डिफरेंस
corresponding to an a point having half of the peak of intensity। बोल रहा है कि इसका पाथ डिफरेंस कितना होगा जिसमें हमें इसका आई का वैल्यू हाफ दिया हुआ है। देखो तो आई इज इक्वल टू हमें पहले पढ़ा 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये वाला फॉर्मूला याद है आपको। चलिए अब है आपको यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ पे I0 की वैल्यू दी हुई है, I0/2 इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, तो I0 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 2I0 की इज इक्वल टू 4I0 ऐसे इक्वेशन डाला तो हमारा आ गया। बेसिकली हमें निकालना क्या है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब डेल एक्स निकालना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, जो निकालना हो वो देखो, और वो निकालने के बाद उस पर क्या क्या जल लगेगा, क्या जल डलेगा, ये देखना होता है। ठीक है, पाथ डिफरेंस निकालना है मतलब डेल एक्स निकालना है, तो हमें बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 2π/λ डेल एक्स इज इक्वल टू डेल 5 निकालना है ना। तो हमें ये वाला निकालना है, तो ये हमें निकालनी है। तो 2π/λ देखो क्वेश्चन में देख लो किस फॉर्म में दिया, लैम्डा के फॉर्म में दिया, तो लैम्डा को रहने देंगे। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, डेल एफ चाहिए, मतलब हमें फेज डिफरेंस चाहिए। अगर फेज डिफरेंस मिल जाएगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप फेज डिफरेंस निकालने के लिए ये देखो, तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू भी दी हुई है कि यहाँ पर 2I0 है, तो I0 अब ये फॉर्मूला तो होता है ये 4I0 cos स्क्वायर 5/2, तो 2I0 डाल दिए, तो इसकी वजह से हमारा f/2 cos 5/2 ये सब मल्टीप्लाई मैंने सॉल्व किया तो π/2 आ गया आंसर। ठीक है, अब इस π/2 को सीधे डाल दीजिए, इसको डेल एक्स है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल 5 इंटू लैम्डा ऊपर बाई 2π। ठीक है, डेल 5 की जगह पे लैम्डा π/2 λ/2f, तो लैम्डा से पाई कैंसिल, डेल एक्स इज इक्वल टू λ/4। समझ गए, डेल एक्स λ/4, तो इसका फॉर्मूला जो लिखेंगे तो किस इसमें से कौन सा आ जाएगा, यहाँ 2n+1 λ/4। समझ गए, चलिए यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े, ये समझ आ गया ना आपको कैसे किया, सो देख लो, मैं बता देती हूँ, मैंने जल्दी कर दिया, हो सकता है नहीं समझ आएगा। देखिए यहाँ पे हमने कैंसिल किया तो 1/2 आया, 1/2 उसको फिर मैंने स्क्वायर किया, अंडर रूट किया, तो 1/√2 इज इक्वल टू cos 5/2। अब देखो 1/√2 किसका वैल्यू होता है, ये होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का होता है ना, तो 45 डिग्री को पाई के फॉर्म में लिखें तो 180/4 इज इक्वल टू 45, तो कितना हो गया, तो 4π/4 इज इक्वल टू 5/2, तो 5 की जगह 2 से 2 कैंसिल, तो 5 इज इक्वल टू π/2। समझ आ गया, चलिए आगे बढ़े, चलो।